नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गौर करने वाले हैं। एक ऐसे प्रतीक की कहानी जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि एक सम्राट का प्रतीक जिसे करीब करीब 2000 साल तक लोग भूल चुके थे, आखिर उसे एक नए आधुनिक राष्ट्र का चेहरा बनाने के लिए क्यों चुना गया? ये बात वाकई सोचने वाली है। तो चलिए, इस सफर को शुरू करने से पहले हम आज की बात करते हैं कि आखिर ये प्रतीक आज इतना अहम क्यों है। तो हुआ ये कि जुलाई 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने अशोक के सिंह स्तंभ और उसके चक्र को नए आज़ाद भारत के प्रतीक बनाने का प्रस्ताव रखा और फिर इसे 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया। मतलब ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। हमारे देश के संस्थापकों ने बहुत सोच समझकर हमारे नए राष्ट्र को एक बहुत पुराने, एक सुनहरे अतीत से जोड़ने के लिए ये चुनाव किया था। तो ठीक है, प्रतीक तो चुन लिया गया, पर इस प्रतीक के पीछे का इंसान कौन था? और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इतिहास हमें एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग अशोक की कहानियां सुनाता है। ये देखिए, ये कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ है चंड अशोक यानी क्रूर अशोक, जिनकी कहानियां हमें बौद्ध कथाओं में मिलती हैं, और दूसरी तरफ है देवानाम प्रिय, मतलब देवताओं के प्रिय, जैसा कि वो खुद अपने शिलालेखों में लिखवाते थे। तो ये जो चंड अशोक वाली कहानी है वो क्या कहती है? कहती है कि सिंहासन पाने के लिए उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार डाला। सिर्फ यही नहीं, राजद्रोह के शक में 500 मंत्रियों को मौत के घाट उतार दिया, अपने हरम की 500 औरतों को जिंदा जला दिया, और तो और अशोक का नर्क नाम से एक बदनाम यातना ग्रह भी बनवाया था। अशोकावदान जैसे बौद्ध ग्रंथ अशोक की एक बेरहम तानाशाह वाली छवि बनाते हैं। लेकिन जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं वो एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। असल में अशोक, जिनका शासनकाल 268 से 232 ईसा पूर्व था, वो मौर्य साम्राज्य के तीसरे और सबसे शक्तिशाली राजा थे। उनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि सोचिए, आज के ईरान से लेकर लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला हुआ था। और वो अपने शिलालेखों में खुद को देवानम प्रिय पियदस्सी कहते थे, मतलब देवताओं का प्रिय जो दूसरों पर कृपा दृष्टि रखता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये दो अलग अलग पहचानें, एक क्रूर राजा और एक दयालु राजा, ये एक ही इंसान की कैसे हो सकती हैं? आखिर हुआ क्या था? इसका जवाब मिलता है हमें प्राचीन इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक में। बात है करीब 260 ईसा पूर्व की। अशोक ने भारत के पूर्वी तट पर बसे एक बहुत ही अमीर और आजाद राज्य कलिंग पर हमला कर दिया। और यही वो जंग थी, कलिंग का युद्ध, जो अशोक की जिंदगी का, बल्कि कहें तो इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट बन गई। इस जंग का नतीजा क्या हुआ? आंकड़े देखिए, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को देश से निकाल दिया गया, और इसके अलावा हजारों लोग अकाल और बीमारी से मर गए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस तबाही का अंदाजा देते हैं जिसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और ये अशोक के अपने शब्द हैं जो उन्होंने अपने 13वें शिलालेख में लिखवाए। वो कहते हैं, जब किसी स्वतंत्र देश पर विजय प्राप्त की जाती है तो लोगों की हत्या, मृत्यु और निर्वासन अत्यंत दुखद होता है, और यह उनके मन पर भारी बोझ डालता है। ये शब्द उनके गहरे पछतावे को दिखाते हैं, और यही पछतावा था जो उनके इतने बड़े बदलाव की वजह बना। तो इतनी बड़ी तबाही देखने के बाद अशोक ने फैसला किया कि बस अब और युद्ध नहीं। उन्होंने हमेशा के लिए लड़ाई का रास्ता छोड़ दिया और अपने इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक नया तरीका, एक नया दर्शन खोजना शुरू किया। और उनका समाधान था धम्म। अब ये धम्म क्या था? ये कोई धर्म नहीं था, ये एक नैतिक कानून था, एक तरह का सोशल कोड। इसका मतलब था सबके प्रति अच्छी भावना रखना, दया, दान, सच्चाई और पवित्रता। ये एक ऐसी सोच थी जो किसी एक धर्म से नहीं बल्कि इंसानियत से जुड़ी थी। तो इस नई सोच को, इस धम्म को उन्होंने फैलाया कैसे? इसके लिए उन्होंने कई काम किए। पहला, उन्होंने अपने सिद्धांतों को पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवाकर पूरे साम्राज्य में लगवा दिया। दूसरा, उन्होंने अपने दूत श्रीलंका, ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया जैसे दूर दराज के इलाकों में भेजे ताकि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को शांति से फैलाया जा सके। और तीसरा, उन्होंने हजारों स्तूप बनवाए जो शांति और बौद्ध अवशेषों के प्रतीक थे। लेकिन अब कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट। अपने इतने शानदार शासन के बावजूद हुआ ये कि अशोक का साम्राज्य और उनका नाम भी इतिहास में कहीं गुम हो गया, लगभग भुला दिया गया।
इस पूरी यात्रा को देखिए। करीब 232 ईसा पूर्व में अशोक की मौत होती है और अगले 50 सालों में ही मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाता है। 12वीं सदी आते आते भारत में लोग अशोक को पूरी तरह भूल चुके थे। फिर सदियों बाद 1837 में एक ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया और अशोक की पहचान फिर से दुनिया के सामने रखी। 1905 में सारनाथ में उस मशहूर सिंह स्तंभ की खुदाई हुई और फिर 1947 में हमारे देश के संस्थापकों ने इसी अशोक के प्रतीकों को नए भारत के लिए चुना। ऐसा लगता है जैसे आधुनिक भारत को बनाने के लिए अशोक को बिल्कुल सही समय पर फिर से खोजा गया। तो आखिर उन्हें ही क्यों चुना गया? इसके पीछे कई बड़ी वजहें थी। एक, वो एक अखंड पूरे भारत में फैले हुए राज्य का प्रतीक थे। दूसरा, उनका धर्मनिरपेक्ष था। वो किसी एक धर्म का नहीं बल्कि नैतिक कानून का प्रतिनिधि था। तीसरा, वो आधुनिक भारत को एक ऐसे प्राचीन सुनहरे दौर से जोड़ते थे जो अंग्रेजों के आने से पहले का था। चौथा, वो एक ऐसे शासक थे जो शांति और अहिंसा के लिए जाने जाते थे। और आखिर में उनके प्रतीक का चक्र वो प्रगति और हमेशा चलते रहने का सिंबल था। ये फैसला कितना सोचा समझा था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि संविधान सभा में स्वस्तिक जैसे दूसरे विकल्पों पर भी बात हुई, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। ये पक्का किया गया कि हमारे राष्ट्र के प्रतीक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हों, जो किसी एक धर्म से ना जुड़े हों। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, अगर 2000 साल बाद एक सम्राट के गहरे पछतावे की ये कहानी दोबारा खोजी ना गई होती, तो आज हमारे राष्ट्र की पहचान कितनी अलग हो सकती थी।